हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट का बहुत अच्छे से कवर किया गया है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जा करके जरूर देखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह या स्थान की सरकार थी? तो यह सतारा की सरकार थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गठित की गई थी समानांतर सरकार। ए इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में किसने किया था? तो मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया था वीपी वाडिया। ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है। 1931 में निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो सबसे पहले जो घटित हुई थी यह थी चंद्रशेखर आजाद की शहादत। तो 1931 में तो सब हुआ था, तो इसीलिए 1931 लिख देते हैं इसमें। ठीक, बाकी और सब देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद की शहादत जो हुई थी यह 27 फरवरी को हुई थी। कब? 27 फरवरी को। उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह 5 मार्च को हुई थी। कब? 5 मार्च को। उसके बाद फिर भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी यह 28 मार्च को हुई थी। भगत सिंह की फांसी 28 मार्च की। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था 25 से 29 मार्च। कब? 25 से 29 मार्च हुई थी कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो 1931 में जो घटना सबसे पहले घटित हुई थी तो इसमें था चंद्रशेखर आजाद की शहादत। ये इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा ना लगान ना टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा ना लगान ना टैक्स अभियान चलाया गया था संयुक्त प्रांत में। सी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था यह भोपाल की बेगम थी, और उसके बाद ग्वालियर का सिंधिया और हैदराबाद का नवाब। ये सभी जो थे, इनमें से सभी ये सब भाग नहीं लिए थे 1857 की क्रांति में। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? तो टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में जो कार्यकाल था वह था 1820 से 1827 तक। ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो कांग्रेस के जो अधिवेशन थे जिसमें कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था यह था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन। ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। गुवाहाटी अधिवेशन जो 1926 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंकर। उसके बाद 1925 के कानपुर अधिवेशन दिया हुआ है, तो इसमें जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के शासक भाग लिए थे, यह थे शक्र सिंह। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर क्या है। निम्न में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। हाँ, बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है। तो बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। ठीक, पूजा पाठ विधि, बलिदान विधि, इस सब का जो है उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। उसके बाद देख लेते हैं ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है। सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। उसके बाद अथर्ववेद में बताया गया है वास्तुकला, अंधविश्वास, जादू टोना से रिलेटेड। ये सबसे बाद का वेद है और सबसे नया वेद है। तो बलिदान विधि जो है यह यजुर्वेद में। बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या है। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो चोल साम्राज्य जो था यह टोटल 6 प्रांत में था विभाजित। डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं क्या, दैवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? तो दैवी अधिकार सिद्धांत को चलाया था यह अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाया था। दाग हुलिया सिस्टम इन्होंने ही चलाया था। इन्होंने ही सेना को रखता था और उसको सैलरी देता था, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 13वां नंबर। क्या राजकोषीय नीति संबंधित है? तो राजकोषीय नीति संबंधित है सरकार की प्राप्तियों से। डी इसका उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? तो पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स जो संबंधित है यह किससे है? यह विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत
दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण हैं, वह है शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण। ये 1, 2 और 3 यही हो जाएगा ए ऑप्शन। वरिष्ठ नागरिक ऋण नहीं है इसमें। चलिए अगला देख लेते हैं 16वां नंबर। क्या है निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं आता है? तो ऐसा क्या है जो राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये ऋण भुगतान जो है यह राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत में आयकर निम्न में किसका उदाहरण है? तो भारत में आयकर जो उदाहरण है यह प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल निम्न में कौन सा है? तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, सॉरी मरुस्थल नहीं है, स्थल रूढ़ है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश निम्न में कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा दूसरा स्थल रुद्ध देश जो है यह है मंगोलिया। ये दूसरा नंबर में मंगोलिया है, 1 नंबर में कजाकिस्तान आता है। अगर बोला जाएगा एशिया का सबसे बड़ा में पहला स्थल रुद्ध देश है, यह है कजाकिस्तान। इंग्लिश में इसको लैंडलॉक कहते हैं। तो लैंडलॉक कंट्री पहला में है कजाकिस्तान, दूसरा में है मंगोलिया। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है निम्न में किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो जातीय विविधता जो सर्वाधिक पाई जाती है यह उष्णकटिबंधीय वन में। ये हो जाएगा डी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्राम सभा के सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा की सदस्यता हेतु जो सभी ग्रामीण की आयु कम से कम बताया गया है यह 18 वर्ष। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो मदर ऑफ पर्ल मेघ जो है यह कौन से मंडल में देखने को मिलता है? यह समताप मंडल में देखने को मिलता है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं? तो एशियाई विकास बैंक में जो है टोटल 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन 23वां नंबर, क्या है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरुआत की गई? क्या है योजना का नाम, फिर से सुनिएगा, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई कौन सी राज्य के द्वारा? तो यह महाराष्ट्र राज्य के द्वारा की गई है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां नंबर। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोट का निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? तो ये जो अनावरण किया है यह नासा किया है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 25वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है यह 29 मई को मनाया जाता है। सी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ऑपरेशन मर्यादा जो शुरू किया गया है ये किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो 100वां पूर्ण सदस्य जो बना यह है पराग्वे। अगला देख लेते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन, क्या है हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार क्या है जनरेटिव AI नवाचारी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह चीन जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला देख लेते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो रिम ऑफ पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन जो किया गया है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हाल ही में BCCI के नए सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो हाल ही में BCCI के नए सेक्रेटरी बनाया गया है देवजीत सैकिया को। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का जो आयोजन किया गया है यह किया गया है नई दिल्ली में। इसका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन, क्या है हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त किया है, यह किस देश में स्थित है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है, यह किस देश में है? तो यह है
बंदरगाह देश में, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह बने हैं कौन? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। रॉबर्ट जेरार्ड रवि, ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 34वां नंबर क्या है। किसके द्वारा कृषि उद्यमों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया है? क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है। किसके द्वारा कृषि उद्यमों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया है? तो ये कौन लॉन्च किया है? नाबार्ड। ठीक, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोर टनल का उद्घाटन किया गया है? तो जेड मोर टनल का जो उद्घाटन किया गया है यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? इसका क्या नाम है? तो हाल ही में जो पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है, यह इसका नाम है क्या? रूमी 1। ये ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। भारत ने किस देश में भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? तो भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में जो दिया है यह यूक्रेन को दिया है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 38वां नंबर क्या है। 38वां नंबर में क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के नए अध्यक्ष जो बने हैं यह बने हैं वी नारायणन। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 39वां नंबर क्या है। साफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? साफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो किया गया यह नेपाल में। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जो है यह तंजावुर वीणा है। ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 41वां नंबर क्या है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो स्लिम मिशन जो लॉन्च किया गया है ये जापान में। डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं उसके बाद 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हाल ही में जो वैज्ञानिक का देहांत हुआ है और उसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है वह है जनक राम नारायण अग्रवाल। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। तो तृष्णा के उल्टा शब्द या विपरीत शब्द कौन सा है? यह वितृष्णा होगा। ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माथे पर बल पड़ना। तो माथे पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है असंतोष प्रकट करना। डी इसका उत्तर हो जाएगा। माथे पर बल पड़ना असंतोष प्रकट करना। अगला देख लेते हैं क्या। राम की गाय बहुत काली है। तो इसमें इस वाक्य में काली शब्द क्या है? तो काली विशेषण है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्या है। मंत्री परिषद में कौन सा समास है? तो मंत्री परिषद में है तत्पुरुष समास। ये हो जाएगा ए इसका उत्तर। उसके बाद क्या है। अभ्यागत। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अभ्यागत शब्द में जो उपसर्ग है वह है अभी। अभी जो आगत अभ्यागत होता है तो ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। द सैनोनिम ऑफ वर्ड मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का सैनोनिम क्या होगा? इसका सैनोनिम हो जाएगा ह्यूज। ये हो जाएगा इसका डी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 49वां नंबर क्या है। इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है। तो अ पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम, जो क्राइम में दूसरे पर्सन को हेल्प करता है वह क्या कहलाता है? अकम्प्लिश कहलाता है। ये ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, जो क्राइम करता है वो तो कल्प्रिट कहलाता ही है। अगला देख लेते हैं। और जिस पे क्राइम होता है उसको विक्टिम कहते हैं। उसके बाद 50वां नंबर देखते हैं। एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, क्या है? एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? ओपस हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? महान कलाकृति। ओपस का हिंदी होता है महान कलाकृति और यही लिखा हुआ है इसमें एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन अ लार्ज स्केल। चलिए अगला देख लेते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? जो कनाडा के संविधान से लिया गया है वह इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। यही होगा उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। बाकी एक नंबर ने दिया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये अमेरिका से लिया गया है। गणराज्य की संकल्पना ये फ्रांस के संविधान से लिया है। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार ये कनाडा से लिया गया है।
समवर्ती सूची की संकल्पना ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य के कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए, अनुच्छेद 49 में बताया गया है। बाकी 48A के बारे में देख लेते हैं। 48A में बताया गया पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन जीव का संरक्षण, ये बताया गया है इसमें 48A में। अनुच्छेद 50 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन। 53वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता का केंद्र शासित प्रदेशों से पर विस्तार से संबंधित है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार संबंधित है। तो ये है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है। तो यह 7वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54वां नंबर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों के नियोजित में करने पर रोक लगाता है। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 55वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है। तो जो 27% आरक्षण की सिफारिश की थी तो ये थे मंडल आयोग, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है। तो जो कैबिनेट समिति नहीं है इसमें क्या है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ये है कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों की समिति ये भी है, निवेश और विकास संबंधी समिति ये भी है, मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति ये डी नंबर होगा, ये कैबिनेट समिति नहीं है। चलिए यही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 57वां नंबर क्या है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था 1968 ईस्वी में, 20 का उत्तर हो जाएगा। 58वां नंबर लिख देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो देख लेते हैं किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 59वां नंबर। क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो प्रथम राजकीय भाषा का गठन हुआ था 1955 में, बीजी खेर की अध्यक्षता में, ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 60वां नंबर। क्या है, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नाम क्या है, नामावली में पंजीकृत लोग। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है, तो ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। चलिए आइए देखते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है। तो आकाश गंगाओं के बीच के दूरी के संबंध में जो रुझान पाया गया है यह बढ़ते क्रम में है, 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। तो जो बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में जो स्थित है यह है सेरस, ये हो जाएगा इसका सी उत्तर। अगला देख लेते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है। तो समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की जो औसत होती है यह होती है 1 डिग्री या उससे भी कम, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64वां नंबर देख लेते हैं। क्या है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ एक जलसंधि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के जहां भी नाम आएगा आप डायरेक्ट आंसर मारिएगा क्या चीज, बेरिंग जलसंधि, ये बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल के समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र होता है उसमें रात के समय में जो हवा है वह समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि यहाँ पर पानी भूमि की तुलना में सबसे धीमी गति से ठंडा होता है, ये हो जाएगा। ये तो हम लोग को पता ही है, सॉलिड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, उसी तरह लिक्विड लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है। तो वही यहाँ पर है, पानी जो है भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, तो सी इसका उत्तर होगा। इसीलिए रात के समय में हवा जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती है। चलिए अगला देख लेते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। तो जो नदी है उसमें उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है, यह है ब्रह्मपुत्र नदी, 20 का उत्तर हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यह संकेंद्रित है, छोटा नागपुर के पठार में यहाँ पर लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 68वां नंबर क्या है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है। तो उस स्थान का मौसम कहलाती है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा क्या है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है। तो उस स्थान का मौसम कहलाती है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है। तो जो महाराष्ट्र में नहीं है, जैसे गुगामल है महाराष्ट्र में है, ताडोबा भी महाराष्ट्र में है, नावेगांव महाराष्ट्र में है, बांधवगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश में है। तो ये डी नंबर हो जाएगा जो महाराष्ट्र में नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन। 70वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। जो वायुमंडल और पृथ्वी सतह के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है वह है हरित प्रभाव, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन है। तो यह स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे। तो एक चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल पाएंगे जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होगी, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 73वां नंबर क्या है, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है। तो किसी वस्तु के किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को कहा जाता है बलाघूर्ण, ये हो जाएगा ए इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 74वां नंबर क्वेश्चन। 74वां नंबर क्वेश्चन है, गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना के बाद सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हम लोग नॉर्मल जानते हैं जो प्रकाश पहले सुनाई देता है बाद में आवाज सुनाई देता है, तो ध्वनि की गति जो होता है ध्वनि की गति प्रकाश से बहुत कम होती है, तो यही डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की गति से बहुत कम होती है ध्वनि की गति। अगला देख लेते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण मतलब समान ग्रेविटी से गिरती है, समान त्वरण से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है। ये गैलीलियो गैलीली ने ऐसा कहा है, जो निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है, बी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस तरंग को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो उष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है अवरक्त तरंगे को, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर देख लेते हैं क्या, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग को वक्रता त्रिज्या जिससे समानुपातिक होता है। फिर से क्वेश्चन को समझिए क्या है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है वह कण के संवेग कहलाते हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 78वां नंबर देख लेते हैं क्या है, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र में 2n² में n क्या दर्शाता है। तो 2n² में जो n दर्शाता है यह दर्शाता है नाभिक से दिए गए कोष की संख्या। क्या है, नाभिक से दिए गए कोष की संख्या, ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 79वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखना है जो कथन सही नहीं है। अगला देख लेते हैं क्या है कथन सब, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। उसका क्या है, धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं, ये भी सही है। ऐसा कोई नहीं है जो गलत है, तो डी हो जाएगा। दोनों सही है, ना तो एक ना दो, कोई भी गलत नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है। तो कौन सा धातु ऐसा है जो ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करता है, यह है पोटेशियम, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 81वां नंबर, इसमें हमको सुमेलित करना है, एक तरफ अम्ल है दूसरी तरफ खाद्य स्रोत है। देखते हैं कौन से खाद्य स्रोत में कौन सा अम्ल है। सबसे पहले दिया हुआ है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल जो है यह सोडा वाटर में है, यह हो जाएगा पी का 3। दूसरा दिया हुआ है लॉरिक अम्ल, लॉरिक अम्ल जो होता है यह नारियल के दूध में होता है, तो 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल किस में होता है, तो यह होता है
मक्खन में, तो ये 2 हो जाएगा आर का। उसके बाद है इरूसिक अम्ल, इरूसिक अम्ल होता है सरसों के तेल में, एस का 1 हो जाएगा। 3 4 2 1, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों एवं शिराओं में होता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्या है? ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों एवं शिराओं में होता है? तो यह है सिनेबार, ये हो जाएगा इसका सी उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या है? सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है? तो असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, यह इकोसेन का किया जाता है। इसमें बी उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 है? तो ये है बेंजोफिनोन का, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन। क्या है 85वां नंबर क्वेश्चन में? आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये जो दर्शाया जाता है एंटीनियम को, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन। 86वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? यह फॉलिक अम्ल, ये हो जाएगा ए इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर भी खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो जो जीव है शरीर के बाहर खाद्य सामग्री को तोड़ता है फिर उसे अवशोषित करता है, वह है यीस्ट, खमीर, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है? कैप्साइसिनाइड्स क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? कैप्साइसिनोइड्स और कैरोटीनाइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो यह मिर्च में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। क्या है? कैप्साइसिनाइड्स, उसके बाद कैरोटीनाइड, फिनोलिक्स और विटामिन, ये सभी मतलब जो है प्रमुख रसायन, ये कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो ये सभी मिर्च में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो जो इबोला रोग का कारण बनता है वह है वायरस, ये हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? तो जो पादप कोशिका की एक विशेषता है वह है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यही है, मतलब सेल वॉल पाया जाता है इसमें। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 91 नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? तो जो जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है वह है उपकला उत्तक, ये हो जाएगा डी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 92 नंबर। क्या है? 92 नंबर क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिकाएं कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? यह कौन है? यह है फ्लेम कोशिका, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। मानव शरीर की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की आहार नाल में विली पाई जाती है छोटी आंत में, ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत उत्तक है? तो सबसे बड़ा दंत उत्तक जो है यह है डेंटिन। बाकी एनिमल से दांत बना हुआ था, ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा दंत उत्तक जो है वो क्या है? डेंटिन। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी है? तो जो अपुष्पी है उसको कहते हैं टेरिडोफाइटा, सी इसका उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।